बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एफएससी सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 1 का आज हम लेक्चर 6 करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 के 4 से 7 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जिसमें हमने गिवन फंक्शन की डोमेन और रेंज को फाइंड करना है। डोमेन और रेंज की थ्योरी के ऊपर, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग फर्स्ट लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल के साथ बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अब इसके 8 पार्ट हैं, तो 8 में से मैं 4 आप लोगों के सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा जो डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। बाकी फिर आप लोग खुद से कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें गिवन फंक्शन है हमारे पास f of x is equal to 2x minus 5। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी फंक्शन हमारे पास लीनियर होगा तो फिर उसकी डोमेन तमाम सेट ऑफ रियल नंबर्स पर मुश्तमिल होगी, क्योंकि एक लीनियर फंक्शन है, ना तो वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड में जा सकता है और ना ही उसकी कोई अनडिफाइंड की सिचुएशन बन सकती है। तो इसलिए डोमेन की वैल्यू जब हम इनपुट कर रहे होते हैं तो हमने इसी दो चीजों से बचना होता है कि फंक्शन ना तो अनडिफाइंड हो और ना ही कॉम्प्लेक्स वैल्यूड हो। अगर हम इस फंक्शन को देखें तो चूंकि ये लीनियर फंक्शन है, अब ना तो ये अनडिफाइंड हो सकता है किसी भी रियल नंबर के लिए और ना ही ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू दे सकता है। तो इसलिए इसकी डोमेन में तमाम सेट ऑफ रियल नंबर्स आएंगे और इसी तरह इसकी रेंज भी तमाम सेट ऑफ रियल नंबर्स पर ही मुश्तमिल होगी। और रियल नंबर्स के बारे में उस दिन भी आप लोगों को जब हमने इंटरवल्स को पढ़ा था तो आपको मैंने बताया था कि हम सेट ऑफ रियल नंबर्स को माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक के ओपन इंटरवल के दरमियान में भी हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट हम इसी के पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास कोई इस तरह का सिनेरियो आ जाए तो फिर हमने बचना है कि हमारा जो आउटपुट वैल्यू है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ना बन जाए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर से बचने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ये जो स्क्वायर्ड वैल्यू है x² - 4 ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो। तो इसलिए हमने क्या किया, फॉर डोमेन के लिए x² - 4 को ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे। अब जब -4 इस राइट हैंड साइड पर आएगा तो ये +4 हो जाएगा, मतलब x² ग्रेटर और इक्वल टू 4। अब जब हम दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे तो x ग्रेटर और इक्वल टू होगा 2 से और लेसर इक्वल होगा -2 से। अब देखें, इसका मतलब यह हुआ कि इसकी डोमेन के अंदर -2 इंक्लूड होगा और उससे छोटे जितने भी नंबर हैं माइनस इंफिनिटी तक के, वो सारे के सारे इसकी डोमेन में आएंगे। और फिर यहाँ पे ये वाली कंडीशन हमें बता रही है कि 2 नंबर भी इंक्लूड है और 2 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी इसकी डोमेन में आएंगी। तो अब फिर हमने इसको लिखना कैसे है, सो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें हमने -2 और उससे छोटी जितनी भी वैल्यूज इंफिनिटी तक हैं, तो इसलिए हमने -इंफिनिटी इसको ओपन इंटरवल में रखा है और -2 को हमने क्लोज्ड इंटरवल में राइट डाउन किया है। यूनियन हम ले रहे हैं जी 2 से इंफिनिटी तक का। अब जब हम इसकी रेंज की बात करेंगे तो इसकी रेंज में तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे। रेंज ऑफ द फंक्शन 0 से इंफिनिटी तक के। क्योंकि जब हम यहाँ पे x² - 4 को हमने यहाँ पे कंडीशन भी लगाई है कि या तो ये 0 हो सकता है या उससे ग्रेटर वैल्यू हो सकती है। अब 0 होगा तो उस सूरत में हमारे पास आंसर 0 आ रहा होगा, तो मतलब आउटपुट 0 होने का मतलब रेंज 0 आ रही है, तो 0 इसका पार्ट होगा। इसलिए हमने ये क्लोज्ड इंटरवल का सिंबल यूज किया है और फिर उससे 0 से आगे जितनी भी बड़ी पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो सारी की सारी इसकी रेंज में आएंगी। अब इससे नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है वो बिल्कुल सेम है, तो आप लोग खुद से ट्राई करें इसको। अब हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। इसको हम एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहते हैं और हम इसको मॉडुलस भी कहते हैं। तो यहाँ पे x - 3 चूंकि लीनियर फंक्शन है और ये है भी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो इसलिए इसकी डोमेन में तमाम सेट ऑफ रियल नंबर्स आएंगे। डोमेन ऑफ द फंक्शन -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक का मतलब कि तमाम सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि अब ये फंक्शन रियल नंबर्स में से किसी के ऊपर भी ना तो अनडिफाइंड होगा और कॉम्प्लेक्स वैल्यू तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट की वैल्यू ही नहीं है। तो इसलिए इसकी डोमेन में तमाम सेट ऑफ रियल नंबर्स आएंगे। लेकिन जब अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो चूंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब यह है कि इसके जितनी भी आउटपुट वैल्यूज आएंगी, अगर कोई नेगेटिव आ भी रही हो वैल्यू तो ये एब्सोल्यूट इसको क्या करेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो इसलिए फिर इसकी रेंज में 0 से लेकर तमाम पॉजिटिव नंबर आएंगे। अब फिफ्थ आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, मैं आप लोगों को इसका पार्ट 6 करवा रहा हूं, क्योंकि ये दोनों एक ही तरह के हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फंक्शन पीस वाइज फंक्शन है। हम इसको पीस वाइज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पीस वाइज फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स के अंदर स्प्लिट हो।
अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डोमेन इस वक्त दो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर स्प्लिट है। इसका मतलब यह है कि x लेस देन 3 के लिए फंक्शन की ये वाली वैल्यूज हमने डिफाइन करनी है और x ग्रेटर और इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन ये वाला डिफाइंड है। तो यहाँ पे चूंकि इस फंक्शन की डोमेन गिवन है, इस पीस के लिए इसकी डोमेन क्या है कि 3 से छोटी वैल्यूज, अब 3 इसका पार्ट नहीं है, अब 3 से छोटी जितनी भी वैल्यूज मतलब माइनस इन्फिनिटी से 3 तक का जो इंटरवल है वो इसकी डोमेन में आएगा। अगर हम इस पीस को देखें तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन जो है ये 3 और उससे बड़ी वैल्यूज, लेकिन 3 इसमें इंक्लूड है, मतलब 3 और प्लस इन्फिनिटी तक की वैल्यूज जो है वो इसके डोमेन में आएंगी। तो हमने यूनियन लिया, 3 इसमें इंक्लूड है प्लस इन्फिनिटी तक। अब जब हम इसका यूनियन लेंगे तो यूनियन में चूंकि तमाम वैल्यूज होती हैं, दोनों सेटों की तमाम वैल्यूज होती हैं। अब माइनस इन्फिनिटी से ये चूंकि 3 तक है, 3 इसमें इंक्लूड नहीं है और यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 और 3 से आगे की जितनी भी वैल्यूज हैं, तो फिर जब हम इसका यूनियन लेंगे तो वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के दरमियान में इसकी डोमेन आएगी। और वैसे भी जो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि फंक्शन अगर हमारे पास लीनियर हो, अब यहाँ पे ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, तो फिर उसकी डोमेन तमाम सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। तो इसलिए फिर आप इसकी डोमेन को उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए भी राइट डाउन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम इसकी रेंज की तरफ चलते हैं। तो रेंज थोड़ी इसकी इंटरेस्टिंग सी है। उसके लिए देखें x लेस देन 3 है, तो हम क्या करते हैं, फॉर x लेस देन 3 के लिए मैं इस फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। f ऑफ 3 की जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 3 माइनस 1 2 आएगा। अब इसका मतलब यह हुआ कि इसकी रेंज के अंदर 2 और फिर उससे छोटी वैल्यूज जितनी भी होंगी, लेकिन 2 को हमने इंक्लूड नहीं करना। उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे x भी इंक्लूड नहीं है, तो फिर इस x की वजह से जो रेंज आएगी वो भी हम ओपन इंटरवल के अंदर ही उसको लेकर आएंगे। अब इसी तरह से जब हम इस फंक्शन के लिए बात करते हैं x ग्रेटर इक्वल टू 3, तो इसका मतलब f ऑफ 3 के ऊपर जब हम वैल्यू चेक करेंगे तो उस वक्त हम इस फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7। अब 7 इंक्लूड होगा, 7 और उससे बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे देखें वही बात, हमने यहाँ पे 2 को इंक्लूड नहीं किया और 2 से जितनी भी छोटी वैल्यूज हैं इन्फिनिटी तक की वो इसमें आएंगी, लेकिन माइनस इन्फिनिटी इस रेंज का हिस्सा नहीं है। इसी तरह से हमने यूनियन राइट डाउन किया 7, चूंकि अब 3 इसकी डोमेन में था, तो इस डोमेन की वैल्यू जब हमने इनपुट दी तो जो आउटपुट आई है वो भी इसकी रेंज का हिस्सा होगी। यहाँ पे 2 को हमने इसकी रेंज का हिस्सा नहीं बनाया क्योंकि 2 हमारे पास आउटपुट आ रही है, ये इस x इज इक्वल टू 3 की वजह से आ रही थी और 3 इसकी डोमेन का पार्ट नहीं था। तो इसलिए हमने 2 को इंक्लूड नहीं करना, बल्कि 2 से छोटी जितनी भी वैल्यूज होंगी नेगेटिव इन्फिनिटी तक, उन तमाम को हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसी तरह से इसका 7 और 8 पार्ट जो है ये आप लोग खुद से ट्राई इनको कीजिएगा, बहुत आसान है। यहाँ पे तो उसने डोमेन खुद से हमें गिवन दी है, मतलब इसकी डोमेन में तमाम सेट ऑफ रियल नंबर्स आएंगे एक्सेप्ट -1 के, और फिर बाद में आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, इसकी आपने फैक्टराइजेशन कर लेनी है, वहां से x+1 से x+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी x+2 बचेगा, वो एक लीनियर फंक्शन है 1 की तरह आपके पास आ जाएगा, तो आप उसको इजीली उसकी आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर इस फंक्शन को हम देखें तो यहाँ पे x-4 और x² -16 है, तो आप इसकी फैक्टराइजेशन कीजिए, x-4 से x-4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास x+4 आंसर बचेगा। तो वो भी बिल्कुल इसी फंक्शन की तरह से आप उसकी डोमेन और रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। गिवन दैट f of x इज इक्वल टू दिस वन, ये कोई एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू उसने हमें दी है। अब कहता है कि इफ f of 2 इज इक्वल टू -3, इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन की 2 के ऊपर जो वैल्यू हमें मिल रही है वो -3 हो, और f ऑफ -1 के ऊपर अगर इसकी वैल्यू 0 हो तो फिर आप a और b की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हम सिंपली इसमें पहले f ऑफ 2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, फिर f ऑफ -1 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और उन दोनों वैल्यूज को इन गिवन वैल्यूज के साथ हम कंपेयर करवा लेते हैं। गिवन दैट f ऑफ x हमारे पास ये एक फंक्शन गिवन था। अब हमने f ऑफ 2 के ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम x को रिप्लेस कर देते हैं जी 2 के साथ इन दिस इक्वेशन। जब हम f ऑफ 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ भी x की जगह पे हमें 2 वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी। अब 2³ इज इक्वल टू 8 आएगा, ये 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे सिंपली b की जगह पे 2 था,
+1। अब यहाँ पे देखें एफ ऑफ 2 ये हमारे पास गिवन था, बाय गिवन कंडीशन एफ ऑफ 2 हमारे पास क्या था, -3 था, तो इसलिए हमने इस एफ ऑफ 2 की जगह पे -3 वैल्यू राइट डाउन कर दी। अब 8 + 1 9, 9 इधर आके माइनस क्या हो जाएगा, तो -12 इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम देखें तो 2b - 4a आ जाएगा। यहाँ से फिर हम 2 को कॉमन ले सकते हैं और ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन आ जाएगी b - 2a इज इक्वल टू -6। अब इसी तरह से हम f ऑफ -1 के ऊपर भी इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, रिप्लेसिंग बाय x बाय -1 इन गिवन इक्वेशन। तो अब जहां पे हमारे पास x था वहां पे हमने -1 को प्लेस कर दिया सिंपली। अब गिवन कंडीशन के मुताबिक f ऑफ -1 चूंकि 0 के इक्वल था, तो यहाँ पे हमने 0 राइट डाउन कर दिया। अब यहाँ से -1 इस +1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 को अगर हम कॉमन लेना चाहें कॉमन ले लेंगे, तो बाकी हमारे पास a + b इज इक्वल टू 0 आंसर आएगा। अब हम क्या करते हैं जी, इस 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये b इस b से कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू -6 के इक्वल आएगा। ये -3 इधर आके डिवाइड होगा जब, तो a इज इक्वल टू 2 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब हम इसी a इज इक्वल टू 2 को इस सेकंड इक्वेशन के अंदर जब पुट करते हैं तो फिर b की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बिल्कुल आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल की तरह से ही है कि a stone falls from a height of 60 मीटर on the ground। एक पत्थर है जो कि 60 मीटर की बुलंदी से जमीन पर गिर रहा है। द हाइट h, हाइट को हमने नाम दिया है h का, आफ्टर x सेकंड्स, और टाइम को यहाँ पे किस वेरिएबल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x के साथ, इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय। अब यहाँ से इस इक्वेशन को देखकर आपको इजीली पता चल जाना चाहिए कि हाइट फंक्शन है टाइम का। अगर ये कंडीशन हो तो फिर हमने ये वाली वैल्यूज कैलकुलेट करके बतानी है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकंड, 1.5 सेकंड, 1.7 सेकंड। तो ये बिल्कुल अब आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से बन चुका है। इसका सेकंड पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। अब देखें जी, फिर हमने बताना है कि स्टोन जो 60 मीटर की हाइट से जमीन पर गिराया गया था वो कितनी देर बाद आके जमीन को टच करेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जब पत्थर जमीन को टच करेगा, स्ट्राइक करेगा, जमीन के ऊपर गिरेगा, तो फिर उस वक्त हाइट क्या होगी, 0। तो मतलब हम h ऑफ x को सिंपली 0 पुट कर लेंगे। लेकिन अब हम इसके फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं जी। फर्स्ट पार्ट का मैं ए जूस पहले आप लोगों को करके दिखाता हूं, बिल्कुल आप लोगों के क्वेश्चन 1 की तरह से ही है। सिंपली आपने x को रिप्लेस कर देना है 1 के साथ। लेट h ऑफ x इज इक्वल टू 40 - 10x स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। x किसके इक्वल था, 1 के, तो हमने सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 - 10, और यहाँ पे x की जगह पे हमने 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा। 40 में से जब हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो मतलब 1 सेकंड के बाद उस पत्थर की जो हाइट है जमीन से वो 30 मीटर रह जाएगी। अब इसके जो B और C पार्ट आप लोग खुद से कर लीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह से आपने सिंपली x की जगह पे वैल्यूज ही पुट करनी है। अब इसके सेकंड पार्ट में हमने बताना है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब स्टोन जमीन को कब स्ट्राइक करेगा, कब गिरेगा। तो जब गिरेगा तो फिर हाइट क्या हो जाएगी, 0। व्हेन स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड देन h ऑफ x इज इक्वल टू 0। जब 0 है तो जी हम इस 1 इक्वेशन में h ऑफ x की जगह पे 0 पुट कर देते हैं। 40 - 10x स्क्वायर, -10x इधर आके +10x स्क्वायर हो जाएगा। अब 10 जब इधर आके डिवाइड होगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के आ जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर x या तो 2 के इक्वल होगा या फिर -2 के। अब चूंकि x इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे टाइम को, अब टाइम तो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो इसलिए ये इम्पॉसिबल है। सो x इज इक्वल टू 2 सेकंड्स है। अब इस 2 सेकंड का मतलब कि 2 सेकंड्स बाद पत्थर जमीन पर गिर जाएगा। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। हमने ये रिजल्ट हैं, 3 रिजल्ट हैं, इनको हमने प्रूव करना है और ये हैं किस चीज के, पैरामीट्रिक इक्वेशंस के हैं। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस की डेफिनेशन हम लोगों ने पहले भी की थी, तो अब यहाँ पे फिर मैं आप लोगों को थोड़ा इसको रिवाइज करवा देता हूँ कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 डिफरेंट वेरिएबल्स, अब यहाँ पे देखें x और y 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, किसी एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे हूं। अब यहाँ पे x को आप देख सकते हैं, ये भी t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, y को देखें तो ये भी t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो फिर उस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मतलब ये पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो अब हमने ये चीज प्रूव करनी है। इसको प्रूव करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। एक तो तरीकाकार सिंपली ये है कि आप यहाँ से x और y की वैल्यू उठाएं और इसके अंदर पुट कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेफ्ट और राइट हैंड साइड आपकी प्रूव हो जाएगी। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आप देखें, हमने रिजल्ट जो प्रूव करना है वो इन टर्म्स ऑफ x और y हमने लेकर आना है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें
तो ये x और y इन टर्म्स ऑफ t है, मतलब यहां से हमने t को एलिमिनेट करवाना है और फिर हम जो भी वैल्यू आएगी t की उसको हम पुट कर देंगे इसके अंदर, तो फिर हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ और लेट कर लेते हैं जी x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे लिया, y इज इक्वल टू 280, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे लिया। अब यहां से 2 से अगर हम इक्वेशन 2 को गौर से देखें तो 2 से हम ये बात लिख सकते हैं t इज इक्वल टू y ओवर 2a, और इसी चीज को अब हम 1 के अंदर पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी a इंटू टी की जगह पे y ओवर 2a, चूंकि हमने वैल्यू निकाली है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। जब हम इसको लिखेंगे तो y स्क्वायर a ओवर 4a स्क्वायर आ जाएगा। अब ये a इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और y स्क्वायर ये फिर 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। अब इसके हम सेकंड पार्ट को देखें तो फिर सेकंड पार्ट के अंदर भी हमें आंसर किस फॉर्म के अंदर चाहिए, x ओवर a की फॉर्म में। यहाँ क्या है, x इज इक्वल टू a कॉस ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू b साइन ऑफ थीटा, तो मतलब यहाँ से हम इजीली ये जो a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से b भी इधर डिवाइड हो जाएगा। तो हम देखते हैं जी कैसे, लेट x इज इक्वल टू a कॉस ऑफ थीटा, तो फिर इसी इक्वेशन से हम ये बात भी राइट डाउन कर सकते हैं, x ओवर a इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे लिया। इसी तरह से हमने इसके सेकंड पार्ट के साथ भी यही काम किया कि y इज इक्वल टू b साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू y ओवर b इज इक्वल टू साइन थीटा। अब सिंपली हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस के हम स्क्वायर लेंगे और फिर हम उनको ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को हम ऐड कर देते हैं जी। अब यहाँ पे देखें x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। अब ये तो आइडेंटिटी आप लोग छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए ये वाला रिजल्ट भी हमारा प्रूव हो गया। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का जो पार्ट नंबर 3 है वो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली इसी तरह से ही आपने करना है, लेकिन अब यहाँ पे जो हमने प्लस किया था यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर करवाना है, और फार्मूला जो आप लोगों ने यूज करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी आप लोगों ने अप्लाई करवा देनी है। अब इसके साथ ही हमारे आज का लेक्चर खत्म हुआ। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट डे इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।